नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा, आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज से हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। और इसमें जो है कुछ पॉइंट में करके इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले दिए गए हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी है। आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा हमारा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण देखते हैं। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा इन्वायरनर से हुई, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो अर्नेस्ट हैंकेल ने 1869 में किया। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया। किसने किया? एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक एवं अजैविक संगठनों से होती है। यह खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी जो है खुला तंत्र है। चलिए देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों की वियोजक क्या है? वियोजक भी कहा जाता है। यह मृत एवं पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जो है बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। जल क्या है? अकार्बनिक तरल पदार्थ है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाता है। मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इसका विचार मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी उपागम के बारे में था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखते हैं मानव पर्यावरण संबंध के नव नियतिवादी उपागम के बारे में। उपागम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियाँ बनाना चाहिए। सतत विकास का अवधारणा विचार इसी उपागम में लिया गया है।
सतत विकास के बारे में देख लेते हैं। का अर्थ है वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। ठीक है, मतलब हमें किसी भी चीज़ को इतना यूज करें ताकि वो मतलब फिजूल ना होने पाए। जैसे कोई जल हुआ, बिजली हुआ, या जिसका भी जो प्रकृति से हमें मिला, हमें उतना ही उसका यूज करना है जो हमें हमारे लिए आवश्यक है, ताकि अगले पीढ़ियों के लिए हम बचा के रख सकें। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है सालों साल जो है यहाँ तापमान और आर्द्रता जो है काफ़ी उच्च मात्रा में रहती है, तथा औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे डोलाड्रम की पेटी भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को डोलाड्रम पेटी कहते हैं। यहाँ विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। टैगा वन के बारे में देखते हैं। आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार जो है सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम है। यहाँ जो है जैव विविधता सबसे कम है शंकुधारी वन में। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चार, देवदार, फर, स्प्रूस आदि की मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। विषुवत वृत्त से जब हम ध्रुवों की ओर जैसे बढ़ने लगते हैं तो हमारी जैव विविधता का निम्नीकरण होता जाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त पे जो है जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। जहाँ ताप होता है वहाँ जैव विविधता अधिक होती है। विषुवत रेखा पे उच्च तापमान पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पे जैव विविधता अधिक होती है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइटस कहा जाता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होता है। दक्षिण पश्चिमी रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। सब एग्जाम में आते हैं घास के मैदान। दक्षिण अमेरिका के पास घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। आते ही नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य ऊर्जा के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता
या शाकाहारी कहते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी आदि हैं। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। चींटी भी जो है उत्पादक भी कहा जाता है। चींटी भी हमारी प्राथमिक उपभोक्ता में आएगी, जबकि जो है मक्खी वगैरह जो है ये सब जो है द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आएंगी, द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीव जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता, जैसे लोमड़ी, शेर और ये तमाम जीव हैं, जैसे कि बाघ हुए, ये सब आ जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता में। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता। मतलब जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन आहार बनाते हैं उनको जो है तृतीयक उपभोक्ता में शामिल किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल शेर हुआ, बाघ हुआ, ये सब जो है द्वितीयक उपभोक्ता में, लोमड़ी हुई या गीदड़ हुए, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता में शामिल किए जाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता में शामिल किए जाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता का ये लोग शिकार कर लेते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों, शाकाहारी व मांसाहारी पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है, जैसे मनुष्य। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों, शाकाहारी व मांसाहारी पर निर्भर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, सर्वभक्षी, जैसे कि मनुष्य। एग्जाम्पल, ये शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है और पादपहारी भी है, सब खा लेते हैं। परजीवी देखते हैं। परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी। मानव व पशुओं में लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली किलनी इसके प्रमुख उदाहरण है। परजीवी जो जीवों के ऊपर आके अपना भोजन ले, मतलब सीधे से समझिए जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ये सब क्या होते हैं, जियो से जुएं भी आके मनुष्य के सर पे या वहीं से जो है वो खाना पीना लेती है। या मच्छर क्या करते हैं, मच्छर आदमी से ही खून चूसते हैं, ब्लड लेते हैं, तो ये सब जो है परजीवी में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीडेटर्स क्या है, ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। आधार प्रजाति उस पर प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक है व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,
समुद्री प्रवाल, मूंगा या कोरल इसका अच्छा उदाहरण है। आधार प्रजाति उस पर प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे मूंगा और कोरल एग्जाम्पल है। कोरल रीफ का निर्माण, इसमें जो उदाहरण है कोरल जो कोरल रीफ का निर्माण करती है जो कि अन्य जातियों के लिए निवास प्रजनन स्थल के रूप में काम करते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति देखते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिसे एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों का स्वतः ही सुरक्षा मिल जाए, उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। अम्ब्रेला प्रजाति मतलब अम्ब्रेला प्रजाति उसी को कहते हैं जिसके लिए एक संरक्षित कर दिया जाए। जैसे कोई समुदाय है, जैसे शेरों का भी एक समुदाय होता है, मतलब शेरों का अलग जो है निवास स्थान बनाया जाता है रहने के लिए, तो उसी वही कह रहा है कि अम्ब्रेला प्रजाति जो है विशाल जंतु या समुदाय होता है जो कि उन्हीं के लिए मतलब ये शब्द यूज किया गया है। कीस्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने परिस्थिति तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। संकेत प्रजाति किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। इसका अर्थ है कि वो प्रजातियां परिस्थिति तंत्र की हानि होने का शीघ्र ही संकेत करती हैं। संकेत प्रजातियां कहलाती हैं ऐसे जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए लाइकेन तथा जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में मछली को संकेतक प्रजाति माना जाता है। आगे देखते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे यानी द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी में से शोषण द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं एनपीपी। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी 320 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा दलदली क्षेत्र व एस्चुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल
शुष्क सकल शुष्क भार, किसी भी भार को बायोमास कहा जाता है। इकोटोन भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु अनुकूल करने में अधिक सक्षम हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन 1927 में किया था। खेती सबसे प्राचीन पद्धति है झूम खेती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन श्रेणी में रखा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। उसके बाद वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा एक प्रकार की घास है। मटियार मिट्टी की जलधारण क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक होती है। गहन परिस्थितिकी शब्द के जनक हैं कौन हैं? तो अर्निस नेस हैं। आगे बढ़ते हैं। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे लेके पढ़ लीजिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद जो पदार्थ होते हैं उसे लाइकेन कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम देख लिए। अब हम आगे देखेंगे जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देखते हैं हम। कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, 5 गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जुगली करने वाले पशु ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, मीथेन। जुगली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस का जो गैस को उत्पन्न करते हैं? तो मीथेन करते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने की थी, जोसेफ फोरियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। ठीक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। और जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो कैरोटीनाइड है, कैरोटीनाइड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में। आगे बढ़ते हैं। इकोमार्क किन भारतीय उत्पाद के लिए दिया जाता है? इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। ठीक है। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी माथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो धारणी विकास के लिए, धारणी विकास के लिए। केन्या की जो है नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी माथाई जो है धारणी विकास के लिए जानी जाती है। में योगदान के लिए ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। ठीक है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप पूछ रहा है भैया। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। फिर देखते हैं ईपीए का पूर्ण रूप जो है इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल एजेंसी है। इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल एजेंसी या पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल एजेंसी जो है पर्यावरण जागरूकता से संबंधित है, अमेरिका का संगठन है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओस्लो में किया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो में है। मेधा पाटेकर कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटेकर जो है पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ISO जो है 14001 क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है शुरुआत 1998 में
की गई। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लिखित कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन, हरित विकास पुरस्कार के पुस्तक का लेखक कौन है? हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.M. एडम्स हैं। W.M. एडम्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। उसके बाद भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। सलीम अली कौन थे? तो एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 1973 में मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहले किस वर्ष मनाया गया? तो 1973 में। भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? याद रखिएगा आप लोग, वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? K.M. मुंशी ने किया था। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया था? तो पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। मतलब मफलर हम लगा लेते हैं किसके लिए? ताकि हमारे कान में आवाज़ न जाए। तो ये इससे आप लोग जो है और गेस लगा लीजिएगा कि मफलर आ गया तो मतलब ध्वनि से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान है। उसके बाद भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1972 में, 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1986 में, 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1986 में। और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? देख लेते हैं। तो यह परियोजना जो है कहाँ है? गुजरात के खंभात के खाड़ी में स्थित है। यह परियोजना मीठी पानी की परियोजना जो है, यह परियोजना गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम, भारत में वन
सेवा की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1966 में हुई। भारत में वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1966 को हुई। 1966 में जल का कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का मृदुकरण। जल का मृदुकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो आसवन से। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन से। प्रकृति में पानी की सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल। वर्षा जल। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन से हैं? तो आर्सेनिक है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो 70%। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो 70%। धूम कोहरा का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव है। वायुमंडल में धूम कोहरा का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। उसके बाद जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी के लिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो दूधराज या शाह बुलबुल है। दूधराज या शाह बुलबुल है। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो कान्हा किसली को। उसके बाद जो है टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। एशियाई बब्बर शेर निवास कहाँ है? तो गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात में। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ? तो गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? भारत में किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे
इसे कब अवस्थित किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में स्थित किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित किया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यानों के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया है? तो पालमपुर कोनो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन। आगे बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति है। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो विलो नामक लकड़ी जो है क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं, यह लकड़ी शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होती है। विलो जो है लकड़ी जो है शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। उपयुक्त परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आवश्यक है? तो 33% आवश्यक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ? तो चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? चमोली जिले में। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में अवस्थित है? जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मौन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो मौन घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो मौन घाटी कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली जिसे कहते हैं। मौन घाटी साइलेंट वैली कहाँ किस राज्य में है? तो केरल में है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो समाप्त हुआ। एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट में और हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। पर्यावरण परिस्थिति के 2 पार्ट में समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए न किए हो तो। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहाँ से ओपन न हो तो टेलीग्राम में जाके कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा नाम से सर्च करके वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ अभी हम डाल दे रहे हैं टेलीग्राम पे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।